हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज हम लोग अभी हमारी जो कंटिन्यू क्लास चल रही थी तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। वो आपकी क्लास जैसी हैं वैसी चलती रहेंगी। वहाँ पे एक भी क्लास मैं मिस नहीं करूँगी, पूरा पढ़ाऊँगी प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। अब मैं यहाँ एक और क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो पॉलिटी की यानी कि राज व्यवस्था। मैंने वहाँ लाइव में आई थी तो मैंने आप लोगों से पूछा तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट थे मैंने कि ज्योग्राफी पढ़ाना है या पॉलिटी। तो वहाँ पर लोगों ने बोला मैम आप पॉलिटी शुरू करवा दीजिए। तो पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट है। और जो पॉलिटी है गाइज, यहाँ मैंने आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। बाकी का गाइज अगली क्लास में यहाँ आपको क्लास डेली मिलती रहेंगी। और जो ट्रिक से होगा वो मैं ट्रिक से पढ़ा दूंगी, जैसे कि आर्टिकल्स हैं और राष्ट्रपति वगैरह हैं तो वहाँ सारे आपको ट्रिक से, क्योंकि वो याद नहीं होते ऐसे सीक्वेंस में, तो मैं ट्रिक से आपको पढ़ा दूंगी। तो आप पूरी क्लास देखिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। एंड ट्विटर से जुड़ जाइए, ट्विटर का अकाउंट मैंने बना लिया है। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको सारे नोट्स की PDF मिल जाएगी। और गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज क्लास शुरू करते हैं। ये जो पॉलिटी है गारंटी गाइज मेरी है, यूपीएससी से लेकर अदर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और एम लक्ष्मीकांत से मेरे सारे नोट्स बने हैं, तो एम लक्ष्मीकांत के पीछे का जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको करा दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सारी क्लास लीजिए। तो चलिए गाइज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है गाइस, कि संविधान का परिचय। तो अभी सिर्फ संविधान का परिचय देना है। राज्य व्यवस्था क्या है तो इसे देख लेते हैं कि राज्य व्यवस्था से तात्पर्य है, यानी तात्पर्य माने किसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। तो यह है कि किसी भी देश के संविधान के मूल रूप, अवधारणाओं व जानकारी और परिचय को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी राज्य व्यवस्था ऐसी चीज़ है, यानी कोई देश है, अपना भारत है, अदर देश है, मतलब और भी देश हैं, उनमें किसी की जानकारी, उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी अवधारणा ही राज्य व्यवस्था के अंदर वो पढ़ी जाती है। उसी को गाइज वैसे संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ विशेषताओं में आ जाता है। उसका परिचय देखते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो आप एक बार फिर समझ लीजिए कि राज्य व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि किसी भी देश के संविधान के मूल रूप, अवधारणाओं व जानकारी और परिचय को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें हमें उस देश के ऐतिहासिक, राजनीतिक व कुछ राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि यहाँ ये क्या मतलब, ये डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा गया है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये जो शब्द हैं आप देख सकते हैं। गाइड संविधान ऐसी चीज़ है, रट के आपको ये कभी याद नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, अगर मेंस में आ जाता है या आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी करें कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था से मतलब ये है, उसका तात्पर्य ये है कि उसका मतलब ये है कि हम यहाँ किसी देश की व्यवस्था, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और जो अवधारणाएं हैं, वहाँ की जो हमें जानकारी मिलती है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। उसी को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर है कि राज्य व्यवस्था की मुख्य इकाई को राज्य कहते हैं। यानी जो राज्य व्यवस्था की मुख्य, यानी किसी मतलब अलग अलग राज्य का कुछ ना कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं, तो उसकी जो मुख्य इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको राज्य कहा जाता है। जिसे भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो इसके 4 तत्व होते हैं। यानी राज्य व्यवस्था की मुख्य इकाई क्या है, राज्य। और राज्य को भौगोलिक आधार पर देखा गया है तो उसकी कितनी है, तो उसकी कितनी है, उसकी 4 इकाई हैं। कौन कौन सी, पहला है क्षेत्रफल, दूसरी जनसंख्या, नंबर 3 है सरकार और नंबर 4 है संप्रभुत्व संपन्न। यानी कि गाइस यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य व्यवस्था की मुख्य इकाई राज्य को कहा जाता है और राज्य को भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो कितने तत्व हैं, 4। कौन कौन से, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्व संपन्न। फिर गाइस आगे चलते हैं। इसमें लिखा है
कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ये डिटेल में यहाँ बताया गया है कि क्यों संविधान बना, हमें इसकी आवश्यकता क्या थी। तो ये हम डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए एक नियमित विधि का होना बहुत अनिवार्य है। जब शुरुआत करेंगे कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी देश के विकास के लिए एक नियमित विधि का होना बहुत अनिवार्य है। नियमित विधि माने यानी लगातार उस पर मतलब कार्य होना, एक विधि यानी उसको अनुशासन ही बोल सकते हैं कि उसका होना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं, क्योंकि इतिहास में राज व्यवस्था के आधार पर ही मनुष्य के साथ व जाति के साथ अत्याचार हुआ। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे देखो कि कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं, कुछ लोग मानते हैं क्योंकि इतिहास में राज व्यवस्था के आधार पर ही मनुष्य के साथ व जाति के साथ अत्याचार हुआ। यानी कुछ मनुष्य मानते हैं कि जो राज व्यवस्था है यानी संविधान है, उसके आधार पर ही मनुष्य व जाति के साथ अत्याचार हुआ। जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को एकात्मक बनाया गया और पूरी की पूरी शक्ति एक हाथ में सिमट के रह गई। यानी उसे जो था वहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को एकात्मक बनाया गया और पूरी की पूरी शक्ति एक हाथ में सिमट के रह गई, यानी जो पूरी शक्ति थी पूरे देश का विकास मान सकते हैं आप, उसकी जो शक्ति थी वो पूरे एक हाथ में सिमट के रह गई थी। तो उसका मतलब संचालन एक लोग ही कर रहा था, वो किसी के एक के हाथ में सिमट के रह गई थी, जिसका रूप तानाशाह के रूप में देखने को मिला। यानी जो मतलब शक्ति किसी मतलब कोई एक संचालन कर रहा था, उसका रूप तानाशाह के रूप में इन्हें देखने को मिला। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी ने भी यही कहा है कि प्रत्येक समाज अपनी उन्नति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी जो कार्ल मार्क्स हैं और जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि प्रत्येक समाज अपनी उन्नति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका बढ़ गई है। यानी इन लोगों का भी मानना था कि एक मतलब राज व्यवस्था एक होनी चाहिए हमारे देश की, क्योंकि कुछ लोग अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं, तो इसके लिए मनुष्य स्वयं को जिम्मेदार मान रहा है। इसलिए यहाँ पर हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। और इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था जनसंख्या। क्योंकि देखो अब संविधान बन गया, आपको पता है हर किसी को डर रहता है, हमें रूल से चलना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, सारे आर्टिकल हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ फैक्ट गए जिसमें और हैं जो यहाँ स्पेस नहीं था, तो मैं आपको और समझा दे रही हूँ। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कुछ इसमें फैक्ट और बताए गए हैं कि आपसी सहमति में कार्य करना, कानून का पालन करना, व्यवस्था को लागू करना, यह एक राज्य व्यवस्था व संविधान के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आपने देखा है अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता, आप एक जगह ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मतलब कोई कानून नहीं है मान लेते हैं, तो वहाँ पे आप बताइए 10 लोग हैं तो वो अपने अपने हिसाब से चलेंगे। अगर कानून है तो उन्हें ये डर रहेगा कि हमें कानून के हिसाब से चलना है, वहाँ के आर्टिकल फॉलो करने हैं, वहाँ का संविधान हमें फॉलो करना है। और अगर जब ये संविधान नहीं था तो मैं पहले भी यहाँ बता चुकी हूँ कि सबके दिमाग अलग थे, उन्हें अपने हिसाब से काम करना था। मतलब कोई मनुष्य आपस में ही मतलब दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पे कहा गया है कि सहमति में, आपसी सहमति में कार्य करना, कानून का पालन करना और जो व्यवस्था है कानून व्यवस्था को लागू करना, यह राज्य व्यवस्था यानी संविधान के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा
कि हमें राज्य व्यवस्था की ज़रूरत है या नहीं। ये सभी जानते हैं, सभी लोग बोल सकते हैं कि संविधान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर संविधान नहीं होता तो कोई आर्टिकल फॉलो नहीं करता, किसी को डर ही नहीं होता, कोई अनुशासन से नहीं चलता, ना उसमें वोट देने का अधिकार किसी को नहीं पता रहता, कितनी आयु बताई गई है, ना ही जितने भी चुनाव होते आपको पता है। ये सब डिपेंड करता है संविधान के ऊपर, और संविधान के हिसाब से ही यूपीएससी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है आपको पता है वो भी उसी हिसाब से होते हैं, फिक्स टाइम पे होते हैं। तो अगर संविधान, आप देख सकते हैं कि संविधान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और संविधान नहीं होता तो उसका परिणाम भी आप लोगों को पता होगा। फिर यहाँ कहना, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश को चलाने और नियंत्रित करने के लिए यह विधि की आवश्यकता है, और इसी विधि को संविधान कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत जैसा विशाल देश, आपको पता है कि हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, और अगर वहाँ संविधान नहीं होता तो सब अपने दिमाग से चलते, कोई कानून नहीं होता, कोई आर्टिकल को ही फॉलो नहीं करता, कोई अनुशासन से नहीं चलता, जितने भी मतलब नियम हैं वो नियम ही नहीं चलते। तो आप देख सकते हैं कि देश की हालत क्या होती। इसीलिए संविधान का हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात ये भी है कि अपने देश का संविधान सबसे मतलब बेहतरीन संविधान माना जाता है भारत देश का। फिर संविधान थोड़ा यहाँ पे बता देती हूँ गाइज, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं है, अभी हम जहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसका परिचय पढ़ रहे हैं। संविधान बताऊंगी कैसे बना, कब लागू हुआ, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए गए थे, राष्ट्रीय ध्वज हमें कब मिला, कब फहराया गया, ये सब आपको मैं बताऊंगी। तो संविधान नियम और कानून का वह समूह है जिसके द्वारा मानव गतिविधियां, यानी जो अपना रूटीन होता है, डेली का अपना कार्य करने का रूटीन होता है, वह सरकार को निर्देश व नियंत्रित किया जा सकता है। यानी जो मानव की गतिविधियां, सरकार के निर्देश, सरकार को क्या क्या निर्देश फॉलो करने हैं, क्या क्या आदेश का पालन करना है, जनता को क्या पालन करना है, हमारे देश को किस हिसाब से चलना है, वो सब संविधान के अंदर ही बताया जाता है। कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मैंने कभी संविधान नहीं रटा, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, ऐसे ही याद हो जाता है। आगे भी आपको जितना हो सकेगा मेरे से उतने सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। आपको गाइज रटना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर यहाँ पे लिखा गया है, और शासन करने की विधि बताई जाती है। यानी जो संविधान है उसमें मानव की गतिविधियाँ, सरकार के नियम व कानून, और शासन करने की विधि, यानी शासन कैसे करना है उस हिसाब से, जैसे पीएम है, सीएम है, उसके भी नियम, उनके भी नियम बताए गए हैं, सारे आर्टिकल में बताए गए हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये सब संविधान की वजह से हो पाया है। आगे चलते हैं गाइस, अब हम पढ़ेंगे शासन के अंग, ठीक है ना। तो शासन के अंग हैं, और यहाँ मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख नहीं पाया, शासन के गाइज नोट में बता दे रही हूँ। बस सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि शासन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, ठीक है, 3 अंग होते हैं। ये नोट्स है गाइस, आप इसमें बस याद रखना है, इसको देखना है सिर्फ आपको। अब चलते हैं, सबसे पहले विधेयक। तो विधेयक में विधायिका, ये होते हैं अधिनियम, कानून। फिर इसको, इसी को बोलते हैं कानून बनाने वाली संस्था। फिर कानून बनाने वाली संस्था क्या है, संसद। संसद में क्या आ जाता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब आपको पता है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250, लेकिन निर्वाचित कितने होते हैं, 245। लोकसभा में 552, लेकिन चुने कितने जाते हैं, 545। राष्ट्रपति तो एक ही होता है और एक ही बनता है। एक बार फिर समझा दूं, विधेयक में विधेयक विधायिका बनते हैं, आपने देखा होगा। फिर इसे ही अधिनियम, कानून कहा जाता है। कानून बनाने वाली संस्था संसद, संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। गाइस ये आप डायग्राम एक बार देख लीजिए। अगर इस सीक्वेंस में अगर आप बनाना, देखो मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, अगर आप इस टाइप से बनाना सीख गए तो पॉलिटी बहुत इजी हो जाएगी। बाकी का आपको पता है कोई सॉल्यूशन नहीं है पॉलिटी का, पढ़ना पड़ेगी पॉलिटी, और रट के वो बिल्कुल भी आपको याद नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, कानून लागू कराने वाली संस्था। कार्यपालिका को क्या बोलते हैं। वैसे शासन के मुख्यतः 3 अंग कौन कौन से माने गए इम्पोर्टेंट, विधेयक,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर उसके बाद में 2 और माने गए हैं, मीडिया और एनजीओ ये। लेकिन मुख्यतः कितने हैं? 3, विधेयक, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम पढ़ रहे थे कार्यपालिका। कार्यपालिका कानून लागू कराने वाली संस्था, यानी जो हमारे कानून को लागू करती है उस संस्था को बोलते हैं कार्यपालिका। फिर यहाँ पे बताया है कि कानून देखो किस रूप से संस्था होती है। एक होती है अस्थायी राजनीतिक और दूसरी होती है स्थायी प्रशासनिक। यानी ये मैं बता दे रही हूँ, अस्थायी क्या होती है और स्थायी। अस्थायी वो होता है जो कुछ समय के लिए आते हैं और स्थायी जो हमेशा रहते हैं। तो अस्थायी कौन होते हैं? पीएम, सीएम, गृह मंत्री। आपने देखा होगा इलेक्शन होता है यानी कि चुनाव, तो पीएम बनते हैं, कोई दूसरे बनते हैं। अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके बाद भी कोई अलग। तो ये लोग स्थायी नहीं है, अस्थायी यानी 5 साल के लिए आगे जितना उनका टाइम पीरियड रहता है उतना रहेगा। फिर इनका कोई निश्चित नहीं है कि ये स्थायी रूप से नहीं रहते। उसके बाद में स्थायी कौन होते हैं? तो यहाँ पे IAS, IPS, DSP यानी कि जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी होते हैं, लोक सेवा आयोग हुआ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ, और जो है संघ लोक सेवा आयोग अदर राज्य के हैं, वो सारे के सारे स्थायी होते हैं। जैसे IAS, IPS बन गए तो फिर आप रहोगे, वो आप परमानेंट है आपकी जॉब। तो इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जो कार्यपालिका होती है, कानून लागू कराने वाली संस्था होती है, ये 2 प्रकार, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में PM, CM, गृह मंत्री, और इसमें IAS, IPS, DSP और भी बाकी के हैं जो स्थायी रूप से चुने जाते हैं। वो है इसमें सारे जो परीक्षाएं देते हैं वैसे, और ये जो चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे सरपंच भी हुआ, आप छोटे से ले लीजिए, गांव में सबके यहाँ सरपंच होता है, तो आपको पता है कि वो भी स्थायी नहीं रहते, उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके बाद में कोई और आ जाता है। फिर उसके बाद में न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपको पता है कि न्याय करने वाली संस्था को ही न्यायपालिका कहा जाता है। फिर यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय है, ये है उच्च न्यायालय, और दूसरा है अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। ये मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, अगर आप जैसे समझना चाहो वैसे आप समझ सकते हो। मीडिया पता है, जनता की आवाज़ मीडिया को कहते हैं। और फिर है NGO यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस, अगर आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा सा आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगी। बाकी का आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, रिप्लाई सबको मिलेगा। मैं किसी का रिप्लाई इग्नोर नहीं करती, सबको देती हूँ। अगर वो देने लायक होता है, आपका क्वेश्चन सही है, तो वहाँ सबको रिप्लाई मिलते हैं। और गाइस, बाकी का आपको पता है अब इसके बाद स्टार्ट होंगे एक्ट, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मैं आपको सीक्वेंस में बता दूंगी। क्योंकि एक्ट से तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ सारे के सारे आने हैं एक्ट से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगी। और बाकी का गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।